नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं निर्मला उपन्यास का भाग 4। आशा करती हूँ ये उपन्यास आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुर्व्यवस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सर पर सवार हो, लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बिठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिक लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटे राम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह उसी क्रोध में बैठी थी कि कृष्ण खेलते हुए आई और बोली, कई दिन में बारात आएगी अम्मा, पंडित जी तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वहीं चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी, क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे घर जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग लगी, वह अब हमारे यहाँ ब्याह ना करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो ठीक हो गया था ना? कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं, ऐसे कुमासनों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया। लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल, फिर नए साल से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की जरूरत नहीं थी, अच्छे वर की जरूरत ना थी। अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता है? अब किसी भांति सर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, तो क्या करे? दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के लड़कियों से कहीं अधिक प्यारे थे। लड़के हल के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का मकान था। कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे, उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में ना दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था? पंडित मोटे राम को लखनऊ से लौटे हुए 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटे राम ने पर्दापण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी, कब लौटे? मोटे राम, लौटा तो प्रातः काल को ही था, पर उसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तर माल ना मिले थे। मैंने कहा लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलूं।
अभी उधर से लौटा आ रहा हूँ। कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटे, कार्य क्यों ना सिद्ध होता, भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कर आया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ, उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। यह देखिए, लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 रुपये में तय हो जाएगी। मांगते तो वह 3000 हैं। कल्याणी, लड़के के कोई भाई हैं? मोटे, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। यह लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से हुष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना ना पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग ना होता तो मंजूर कर लेती। देखकर तो मक्खी नहीं निगली जाती ना। मोटे, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है। कोई 1000 सालाना नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे हुए 2 साल हुए। कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे राम, इसकी कुछ न पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है। उम्र कोई 35 साल होगी। 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है। उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है। कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटे राम, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, यह 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उसी छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं है। खानदान ना बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3000 है। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी, आपको सभी में कौन पसंद है? मोटे, मुझे तो 2 वर पसंद हैं। एक वह जो रेलवे में हो और दूसरा वह जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के तो 2 खानदान में दोष बताते हैं। मोटे, हाँ, यह दोष है, तो छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी, वह 1000 देने को कहाँ से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है, शायद वह मुंह फैलाएं। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बच रहे हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ऐसी ज्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों न रखिए। मोटे राम, आप खूब सोच विचार कर लें। मैं यूँ आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहिएगा वहीं टीका कराऊंगा, मगर 1000 का मुँह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी वह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे भी यही है, पर रुपए किसके यहाँ से आएंगे? कौन देखने वाला है? खाने वाले तो खा पीकर चंपत हुए। अब किसी की सूरत भी दिखाई नहीं देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं, और हमें निकाल दिया तो बात अपने बस के बाहर है। उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू ही ना हो, ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ भी अधिक नहीं है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना वदा है, तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी। दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है निर्मला उपन्यास का भाग 4। दोस्तों, मुझे निर्मला की माँ पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। किस तरह से वो अपनी 15 साल की छोटी सी बच्ची का रिश्ता एक 35 साल के दुहाजू से तय कर सकती हैं। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पंडित जी लाए थे, वो उनमें से ही क्यों नहीं किया उन्होंने?
मगर यही कहते हैं ना दोस्तों, कई बार औरतों को लड़कियों से ज़्यादा अपने लड़के प्यारे होते हैं, और इसी तरह से उन्होंने निर्मला को इस रिश्ते में बांध दिया। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जानेंगे कि किस तरह से निर्मला की वहाँ शादी होती है, निर्मला किस तरह से एडजस्ट करती है। उम्मीद करती हूँ ये नॉवल आपको अच्छा लग रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।